दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। 13 जून को देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर कांग्रेस करेगी सत्याग्रह। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। इससे पहले पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआईसीसी महासचिवों, प्रभारी और पीसीसी प्रमुखों की बड़ी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 13 जून को ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है, जिस दिन ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को कांग्रेस पूरे भारत के सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य ईडी कार्यालय तक मार्च करेंगे। और ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे ने लगाई अदालत से गुहार, खाने में जहर देकर हो सकती है मुख्तार अंसारी की हत्या। ये आपको बता दें कि बांदा जेल में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खाने में जहर देकर मारा जा सकता है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने बांदा जेल में निरुद्ध पिता की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए गाजीपुर की अदालत में अर्जी दी है। और ये बड़ी खबर, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की ममता बनर्जी ने की निंदा, बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की उठाई मांग। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, लेकिन ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस मामले की अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निंदा करते हुए इसे घृणा भाषण करा दिया और मांग की है कि आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये बड़ी खबर, अपने खिलाफ एफआईआर पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली पुलिस पर उठा दिए सवाल। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है। ये मेरी देखी हुई पहली एफआईआर है जो ये स्पष्ट नहीं कर रही कि अपराध क्या है। हम इससे भयभीत नहीं होंगे। जहां तक मेरे खिलाफ एफआईआर की बात है, हम अपने वकीलों से सलाह लेंगे और जरूरत पड़ने पर इसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की तुलना नहीं की जा सकती। ओवैसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। यही वजह है कि मामले में देरी और कमजोर प्रतिक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार को बढ़ावा देने और इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। और ये बड़ी खबर, पैगंबर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने ली अलकायदा की क्लास, कहा आतंकियों की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में आतंकवादी संगठन अलकायदा को धमकी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने फटकार लगाई है। इस मामले पर ओवैसी ने कहा कि पैगंबर का नाम ऊंचा है और इसकी रक्षा के लिए अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की जरूरत नहीं है। जानकारी हो कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल से डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद अलकायदा ने देश में धमाके करने की धमकी दी थी। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुत्ववादियों को पता होना चाहिए कि इस्लाम आतंकवाद को खारिज करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद का नाम बुलंद और बाला है, उसकी दियाफ के लिए अलकायदा जैसे दहशतगर्दों की जरूरत नहीं है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग, युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव किया पारित। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की युवा इकाई ने बृहस्पतिवार को प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुई संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव और कुछ अन्य प्रस्ताव पारित किए गए। बयान में कहा गया है कि 2 दिवसीय बैठक में संगठन के प्रमुख कार्यक्रमों में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में चुनाव प्रबंधन कार्यक्रम और आंतरिक संगठन के चुनाव और सदस्यता के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। संगठन ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कई मुख्य संकल्प संगठन की दृष्टि से और देश के ज्वलंत मुद्दों के नजरिए से पारित किए गए हैं। सबसे मुख्य मुद्दा रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल
युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, राज्यसभा के चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव, प्रत्याशियों का चयन भविष्य के हिसाब से कर रही भाजपा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। राज्यसभा के चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव हो, प्रत्याशियों का चयन भविष्य की रणनीति के हिसाब से किया गया है। पार्टी ने संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उनकी निष्ठा के चलते तरजीह दी है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर सोशल इंजीनियरिंग की है। साथ ही महिला वोटर और महिला कार्यकर्ता दोनों पर ही पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश तो की है, मगर खेमेबंदी के चलते गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। प्रत्याशियों के चयन में आजम खान की नाराजगी का डर और प्रोफेसर रामगोपाल का दबदबा सबसे ज्यादा दिख रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने वाले नेताओं को जब मंत्री बनाया, तभी यह तय हो गया था कि पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं को यह साफ संदेश है कि पार्टी संगठन में और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को भूलती नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद ही सरकार में बैठने का सुख मिलता है। जसवंत सैनी और नरेंद्र कश्यप दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने का काम बहुत अच्छे से किया, जिसके बदले पार्टी ने उन्हें मंत्री बना दिया। भाजपा ने समाज के हर जाति वर्ग को अपनी सूची में जगह दी है। 4 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 दलित, 1 मुस्लिम और 1 क्षत्रिय को विधान परिषद भेजा है। साथ ही विधानसभा चुनावों में भी हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया था, जिससे लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास पैदा हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 ओबीसी और 2 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसके बाद से सपा में अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए राष्ट्रपति। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होने के 1 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो जाएगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर सकते हैं। हालांकि मनोनीत सांसद मतदान नहीं करेंगे। वोट देने के लिए मतदान केंद्र में वोटर को पेन दिया जाएगा। इस पेन से ही मतदान करना होगा। किसी अन्य पेन से हुए मतदान को निरस्त कर दिया जाएगा। मतदान संसद भवन विधानसभा में होगा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले निर्वाचन मंडल में राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास में 23% के करीब वोट हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के पास में लगभग 49% वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 29 जून तक होगा और 2 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के लिए 15,000 रुपए की रकम जमा करनी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पद है। भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। और ये बड़ी खबर, बेहद दिलचस्प हो गई 4 राज्यों में आज होने वाले राज्यसभा चुनाव की जंग। ये आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आज हो रहे हैं। अब तक 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विभिन्न दलों के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले ने इन 4 राज्यों में खाली राज्यसभा की 16 सीटों के लिए चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया है। इन 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव आज होंगे। खरीद फरोख्त के आरोपों, विधायकों को रिजॉर्ट में स्थानांतरित करने, व्यस्त बैठकों और वोटों गिनती ने इन 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को काफी दिलचस्प मोड़ दे दिया है।
और ये बड़ी खबर, राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये आपको बता दें कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के वर्षों पुराने विवाद पर फैसला आने तक राज्य में राज्यसभा चुनाव परिणाम स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हेमंत नाथ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हेमंत नाथ ने राजस्थान हाई कोर्ट के 9 जून के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता ने आज होने वाले राजस्थान चुनाव में 6 विधायकों की ओर से डाले जाने वाले वोटों को अलग रखने और चुनाव के नतीजे घोषित नहीं करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर, शिवसेना को जीत दिलाने के लिए लामबंद हुआ पवार परिवार, AIMIM से लेकर समाजवादी पार्टी तक मांगा समर्थन। ये आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सियासी खींचतान जारी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कवायद तेज कर दी है। खबर है कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में लाने में भी सफलता हासिल कर ली है। खास बात यह है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी ने भी मदद की थी। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख शरद पवार से लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले तक शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए दम भर रहे हैं। बुधवार को राकपा ने सपा के 2 वोट हासिल करने के लिए नेता अबू आजमी को तैयार कर लिया था। हालांकि पहले आजमी ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में वो MBA के लिए मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अजीत पवार ने आजमी को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राकपा नेतृत्व की तरफ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी संपर्क साधा गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने फोन पर MBA को वोट देने के लिए कहा है। आजमी ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बड़ी बैठक की थी। और बड़ी खबर, जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस ने जारी किया अलर्ट, मस्जिदों के आसपास चौकसी बढ़ाने का निर्देश। ये आपको बता दें कि कानपुर हिंसा को देखते हुए यूपी पुलिस सख्त हो गई है। यूपी पुलिस ने जुमे की नमाज को देखते हुए प्रदेश भर के पुलिस अफसरों को मस्जिदों के आसपास चौकसी बढ़ाने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देने के लिए कानपुर और लखनऊ में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।